नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है मिथक। इसमें हम देखेंगे कि मिथक क्या होते हैं, मिथक की क्या विशेषताएं होती हैं और हिंदी में मिथक लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो मिथक पर आधारित हैं। देखिए, मिथक जो होते हैं वो मिथक कोई सुनी सुनाई कथाएं होती हैं जो किसी प्राणी या मानवीय घटना से संबंधित होती है, जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर ली जाती है। ये जो मिथक होती है, इसकी जो घटनाएं होती हैं वो भावनाओं पर आधारित होती है। इनमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती है, इनमें तर्क और बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मिथक का अर्थ। मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ का हिंदी रूप है। मिथक शब्द जो है अंग्रेजी के जो मिथ है उसका हिंदी रूप है, जो ग्रीक शब्द माइथोस से बना है, जिसका अर्थ है मुंह से निकला हुआ। मुंह से निकला हुआ यानी मौखिक कथा। मिथक परंपरागत या अनुश्रुत कथा है। मिथक क्या है? परंपरागत या अनुश्रुत यानी सुनी सुनाई कथा है जो किसी अति मानवीय तथाकथित प्राणी या घटना से संबंध रखती है। मिथक का संबंध देवी देवताओं, विश्व की उत्पत्ति तथा विश्ववासियों से है। यह एक ऐसा विश्वास है जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। अब मिथक जो होता है इसका संबंध जो देवी देवताएं, विश्व की अलौकिक जो शक्तियां होती है उनसे होता है, और ये ऐसा होता है कि बिना किसी प्रकार के तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मिथक का जन्म मानव के सामाजिक जीवन के रीति रिवाजों, घटनाओं या अन्य किसी तथ्य के रहस्य उद्घाटन के उद्देश्य से हुआ है। अब मिथक का जो जन्म है वो मानव के जो सामाजिक जीवन के रीति रिवाज हैं, उनकी जो घटनाएं हैं, उनके रहस्य उद्घाटन से हुआ है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथ शब्द का प्रयोग कथानक, आख्यानमूलक रचना या मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। अरस्तु का ग्रंथ है पोएटिक्स। इस पोएटिक्स ग्रंथ में मिथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अरस्तु ने मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। अब इसमें देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मनगढ़ंत कथा का प्रयोग अपने ग्रंथ में किसने किया है? किसने किया है? अरस्तु ने। और कौन से ग्रंथ में किया है? पोएटिक्स में। हिंदी में मिथ या मिथक शब्द का पहला प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। उन्होंने मिथ से हिंदी प्रत्यय क लगाकर मिथक शब्द चलाया। सबसे पहले हिंदी में मिथक शब्द का प्रयोग किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पुराकथाओं का ऐसा तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है मिथक कहलाता है। अब देखिए, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पुराकथाओं यानी प्राचीन जो कथाएं हैं उनका वह तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ को वहन करता है वो क्या कहलाता है? मिथक कहलाता है। आगे देखेंगे मिथक की परिभाषाएं। मिथक की परिभाषाओं में सबसे पहले है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार मिथक केवल दिमागी उपज या काल्पनिक चित्रों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि वह तो मानव के विश्वास, उसकी नैतिकताओं का साक्षी है। मिथक तो धार्मिक अनुष्ठानों को प्रमाणित करते हुए मनुष्य के लिए व्यवहारिक नियमों का प्रतिपादन करता है। अब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में मिथक जो हैं वो मानवीय सभ्यता का अति आवश्यक माध्यम है।
और यह सिर्फ कपोल कथा न होकर क्या है, जीवन के यथार्थ का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण तत्व माना है इसमें। दूसरा जो लेखक है वो है A.G. गार्डनर के अनुसार। A.G. गार्डनर कहते हैं कि मिथकीय कहानियों तथा कथाओं को यदि प्रथम बार सुना जाए तो उन पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन मिथकीय कथाएं नैतिक कथाओं से ठीक वैसे ही अलग हैं जैसे कि कोई सच्ची कहानी किसी काल्पनिक से है। तो A.G. गार्डनर ये कह सकते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि मिथक हमारे सामने क्या है, प्रस्तुत तो होते हैं लेकिन ये कथा या कहानी के रूप में होते हैं और इनका आधार हमारे विश्वास की परिणति ही होती है। अगला जो लेखक हैं वो हैं मेलिनोवस्की। मेलिनोवस्की के अनुसार मिथक हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो हमारी परंपराओं के स्रोत को, यथार्थ को घटनाक्रम में तलाशता है तथा हमारी परंपराओं का समर्थन करता है। तो इस तरह मेलिनोवस्की मिथक को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं जिसमें वह परंपरा को संपुष्ट करता है। अगला लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय के अनुसार मिथक का संबंध एक ओर लोकोत्तर अथवा देवकृत्यों से है, दूसरी ओर क्रिया अनुष्ठानों से है। भगवत शरण उपाध्याय एक तरफ तो लोकोत्तर या देवी देवताओं से मानते हैं और दूसरी तरफ हमारे जो क्रिया अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान है, उनसे मिथक का संबंध मानते हैं। अगला डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृत घटनाओं और भावों से होता है। नगेंद्र ये मानते हैं कि मिथक का संबंध जो है वो परंपरागत और जो अति प्राकृत घटनाएं हैं उनसे और भावों से होता है। आगे देखेंगे मिथक की विशेषताएं। इसमें पहली है मिथक मनगढ़ंत और पौराणिक कथा पर आधारित होता है। मिथक जो होता है मनगढ़ंत और पौराणिक कथा पर आधारित होता है और जैसा कि पीछे देखे हैं कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में भी मिथक को एक मनगढ़ंत कथा माना है। दूसरा, इसमें तार्किकता का निषेध होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं होता है, ये भावनाओं पर आधारित होता है, ये इसमें बुद्धि का और तर्क का कोई स्थान नहीं होता है। अगला, मिथक में विस्मय और कौतूहल का समावेश होता है। मिथक में विस्मय और कौतूहल का समावेश रहता है। मिथक की कथा मानव और लोक विश्वास पर आधारित होती है। जो मिथकीय कथाएं हैं वो मानव, आदि मानव और उनके लोक विश्वास पर आधारित हैं। यह अचेतन मन से संबंधित होता है। मिथक जो होता है वो सामूहिक अचेतन मन से संबंधित होता है। अगला देखेंगे साहित्य, हिंदी साहित्य में मिथक लेखन की परंपरा। अब हिंदी साहित्य में मिथक लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू हुई और इसी को देखेंगे कि हिंदी साहित्य में मिथक लेखन परंपरा का आरंभ ऋग्वेद से माना जाता है। मिथक और साहित्य का घनिष्ठ संबंध अत्यंत प्राचीन काल से है। वेदों, पुराणों, महाभारत में अनेक ऐसे मिथक मिलते हैं जिनका साहित्यिक मूल्य है। प्राचीन काल से ही मिथक और साहित्य का घनिष्ठ संबंध माना जाता है। हमारे जो प्राचीन वेद थे, पुराण थे और जो महाभारत थे, उनमें ऐसे कई मिथक हमें देखने को मिलते हैं। मिथक को साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है। मिथक जो है उसको साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है, जिसके माध्यम से अचेतन को प्रकाश में लाया जाता है और अनुभूति को प्रत्यक्ष करने में सहायता मिलती है। मिथक ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से अचेतन को प्रकाश में लाया जाता है और इसी से हम जो अनुभूति है उनको प्रत्यक्ष सामने लाने में सहायता मिलती है।
हिंदी साहित्य में मिथक पर विचार सर्वप्रथम कामायनी के मूल्यांकन से शुरू हुआ। हिंदी साहित्य में मिथक पर सर्वप्रथम सबसे पहले विचार कामायनी जो ग्रंथ है उसमें शुरू हुआ और इसमें ये बताया गया कि कामायनी का मनु वेदकालीन नहीं अपितु प्रसादकालीन है। धर्मवीर भारती का अंधा युग, कनुप्रिया कुंवर नारायण की आत्मजयी, निराला की राम की शक्ति पूजा, दुष्यंत कुमार की एक कंठ विस्पाई, नरेश मेहता की संशय की एक रात मिथकों पर उत्कृष्ट रचनाएं हैं, जिनमें पुराकथा द्वारा समसामयिक संवेदनाओं, समस्याओं और उलझनों को रूपायित किया गया है। सार्वभौम मानव की छवि को उतारा गया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी रचनाएं हैं जिनमें हमें मिथक देखने को मिलता है, जिनमें धर्मवीर भारती का अंधा युग, कनुप्रिया कुंवर नारायण की आत्मजयी, राम की शक्ति पूजा, दुष्यंत कुमार की एक कंठ विस्पाई, नरेश मेहता की संशय की एक रात और दिनकर का कुरुक्षेत्र, इन सब में हमें मिथक देखने को मिलता है। निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि मानव समाज में प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही स्थितियों में द्वंद्व चलता रहता है, जिसके कारण नई स्थितियों का दबाव मस्तिष्क पर बढ़ने लगता है और अभिव्यक्ति की आकुलता एक ऐसे माध्यम की तलाश करती है जो सार्थक हो। ऐसी स्थिति में मिथक उपयोगी उपकरण सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा मिथक के बारे में।